सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अपने पास में कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आती है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या आती है? पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि वो जिस पोजीशन से एक बार पास होकर गया उसी पोजीशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इस तरह से उसका जो मोशन होगा उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का सिंपल सा मतलब हमारे पास में क्या होगा, देखिए। ठीक है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल in which it repeats its path after a fixed interval of time is known as periodic motion। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। ठीक, अब पीरियोडिक मोशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में फिर से अपने पाथ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे कुछ इस तरह से, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे पास इस जगह पर है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में वो फिर से यहाँ से पास करेगा, फिर अगेन अपने पाथ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो रिपीट करने के लिए वो फिर से क्या करेगा? उसी जगह से बार बार पास होता रहेगा। इसका मतलब है कि उसको बोलेंगे अपन क्या? पीरियोडिक मोशन। एंड इस पाथ को कंप्लीट करने में इस पोजीशन से फिर से उसे पास करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगेगा बेटा, उस टाइम को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। ठीक, उसके बाद में नंबर 2 एग्जांपल पे अगर अपन बात करें बेटा, नंबर 2 हमारे पास में क्या हो सकता है कि जैसे हमने एक चीज पढ़ी है बेटा, सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम के बारे में अगर बात की जाए तो सिंपल पेंडुलम अगर कुछ इस तरह से है कि उसको हमने किसी सर्टेन हाइट पे ले जा करके ऐसे रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर दिया तो वो फिर से अपने पास आएगा। ठीक, फिर वापस दूसरी जगह पे जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मोशन होगा वो फिर से क्या करेगा? इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है या अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसके मोशन को बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 2 पे अपने पास आता है बेटा जिसको बोलते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन। नंबर 2 अपने पास आएगा क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, अब ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा वो समझिए कि ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करे। जिसमें टू एंड फ्रो मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास क्या है बेटा, कोई भी एक पार्टिकल है जिसकी ये फिक्स पोजीशन है। ठीक है, ये फिक्स पोजीशन के अबाउट पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। कैसे? कि जैसे यहाँ से पहले वो जाता है बेटा राइट में, राइट में जाने के बाद में वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इधर गया, देन फिर वापस वो रिपीट वहीं पर फिक्स पोजीशन पे पहुंचा और फिर से इधर आया, फिर इधर गया और फिर से पहुंचा। तो इस तरह से वो इस फिक्स पोजीशन के अबाउट इस तरह से मूव करता रहेगा। तो इस तरह का जो मोशन हुआ टू एंड फ्रो मोशन हो गया। यही मोशन अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में बात करूं तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होगा। तो उस केस में जब हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं देन उसके बाद में अगर देखें तो उसका जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो हमारे पास में क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब ऑसिलेटरी मोशन के बाद में समझो कि द मोशन, या ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि द टू एंड फ्रो मोशन
of a particle, to and fro motion of a particle around a fixed position is known as oscillatory motion. oscillatory ठीक, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, चाहे वर्टिकल में हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, टू एंड मोशन जो है उसको क्या बोला जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। ठीक, अब जो फिक्स पोजीशन हमारे पास होती है बेटा, उसको हम एक नया नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है बेटा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको हम एक और नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक, मीन पोजीशन। देन मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर मैक्सिमम जा रहा है, उसको अपन ने नाम दिया बेटा, इसको बोलते हैं अपन एक्सट्रीम पोजीशन। इसे क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड इसी तरह से सिमिलरली जिस तरह से राइट में वो मैक्सिमम जा रहा है, उसी तरह से वो लेफ्ट में भी जाएगा। दैट मीन्स एक और एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास यहाँ पर होगी, जिसको बोला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, अब बात ये है कि जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान होगा क्या कि पार्टिकल मेन पोजीशन से पास करेगा, यहाँ पहुंचा, फिर वापस यहाँ पर पहुंचा, फिर इधर गया, फिर वापस ऐसे गया। ठीक, तो पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल, अगर उसका टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में और फिर वापस मेन पोजीशन पे पहुंचने में या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने में उसका जो टाइम पीरियड फिक्स है, मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है, तो इसका मतलब है उसमें जो हमारे पास में टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसकी कंजर्व रहेगी। ठीक, साथ ही साथ अगर टाइम पीरियड हमारे पास में फिक्स है, ठीक है, टाइम पीरियड जो हमारे पास रहेगा वो टाइम पीरियड भी क्या होगा बेटा, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद में नंबर 2 पे अपने पास में वहां पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, एंड उसका मोशन पीरियोडिक भी होगा, और साथ ही साथ उसमें उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपन फिर से एक बार देख लेते हैं कि अपने पास में क्या होगा। देखिए ध्यान से कि अगर मैं बात करूं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम के नाम से जानेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो ये जो पोजीशन हमारे पास होगी इसको बोला जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, एंड इसको भी हम बोलेंगे एक्सट्रीम एंड। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या दो चीजें है बेटा कि एसएचएम में हमारे पास में एक तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो पीरियोडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको पीरियोडिक होना चाहिए, प्लस उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब उसके बाद में क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आती है बेटा। जैसे पहली चीज, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ये वाली डिस्टेंस होगी, और इसको हम बोलते हैं बेटा प्लस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, प्लस मतलब हम राइट में कंसिडर कर रहे हैं, और इसको बोलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट इसने उधर कवर किया है वही डिस्प्लेसमेंट इसने इधर भी कवर किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करें, देखो तो हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है बेटा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
the maximum displacement from equilibrium position. ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। और एम्पलीट्यूड को जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो किस में रिप्रेजेंट करोगे, देखो एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट जो किया जाएगा, इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट जो हमारे पास होगी वो किसमें ली जाएगी, जनरली मीटर में ली जाएगी। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूँ तो राइट हैंड साइड वाली मेरी प्लस ए हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। ठीक, एक चीज यहाँ पे और आती है बेटा इंपॉर्टेंट, कि जब कभी हम बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास में क्या होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि टाइम पीरियड का मतलब होगा मिनिमम टाइम द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। भाई कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको जो टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड, नॉन एज टाइम पीरियड। उसको बोला जाएगा बेटा क्या, टाइम पीरियड। ठीक, अब उसके बाद में क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि टाइम पीरियड की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं बेटा तो ऐसा यूनिट मेरे पास में क्या हो जाएगी, क्योंकि टाइम है बेटा तो टाइम की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगी, सेकंड होगी। क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब टाइम पीरियड से रिलेटेड एक और चीज यहाँ पर आती है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो नेक्स्ट अपने पास आती है बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, कि जैसे जैसे पार्टिकल ऑसिलेशन कंप्लीट करता जाएगा, एक साइकिल उसने कंप्लीट किया वन टाइम पीरियड में, दो साइकिल कंप्लीट किया टू टाइम पीरियड में, तीन साइकिल कंप्लीट किया थ्री टाइम पीरियड में, इस तरह से जैसे जैसे हमारे पास में नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होते जाएंगे या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीज होते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम वो ऑसिलेशंस को काउंट करते जाएंगे। ठीक, तो उस ऑसिलेशंस को जब हमने काउंट किया तो वन सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उसको बोला जाएगा क्या, उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज नॉन एज ऑसिलेशन। अब सिंपल सा मतलब क्या है, देखो समझो, कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में क्या है, कि कोई भी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, नंबर वन, जैसे मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल लिया बेटा, कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड क्या है, 0.2 सेकेंड। ठीक, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कि एक साइकिल कंप्लीट करने में या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम उसको लगा है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। अब हमें देखो फ्रिक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो मैं एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किए वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक, तो पहले एक अपन जनरल मेथड करते हैं, बाद में अपन रिलेशन निकालेंगे कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा। ठीक, तो देखो जैसे समझो कि अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो पार्टिकल पहले उधर गया, फिर इधर आया और फिर वापस यहाँ पहुंच गया। तो उधर जाने से और वापस आने में और फिर वापस अपनी जगह पहुंचा, तो एक टाइम पीरियड इसका 0.2 सेकेंड का है। अगर टाइम पीरियड हमारे पास में 0.2 सेकेंड का है तो देखते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट ऑसिलेशन हमारे पास होगा, जो फर्स्ट ऑसिलेशन अपन कंप्लीट होगा बेटा वो कितने सेकंड में होगा, 0.2 सेकंड में। ठीक, टू ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 सेकंड।
एंड ऐसे ही 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो 0.6 सेकेंड, 4 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो 0.8 सेकेंड, ऐसे ही 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, अब 0.8 में आप एक और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1.0 सेकेंड। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 सेकेंड में बेटा कितने ऑसिलेशंस उसने कंप्लीट किए, तो यहां से सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि इन 1 सेकेंड उसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, 5 ऑसिलेशंस। ठीक, 5 ऑसिलेशंस उसने कंप्लीट किए। जो 5 ऑसिलेशंस उसने कंप्लीट किए वो 5 ऑसिलेशंस की उसकी क्या है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी आ गई बेटा 5, और साथ में यहाँ पे बोल दे रहे हैं बेटा ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक, ये तो जनरल बात हो गई। अब अगर देखें सर कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, सर कहीं ना कहीं देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकता है। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। तो ये रिलेशन जब हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें मिला बेटा क्या, F इज इक्वल टू 1/t। ठीक, दोनों में रिलेशन अपन कैसे निकला देखो ध्यान से, कि अगर मैं t की वैल्यू वहां से सॉल्व करता हूँ बेटा, उससे अगर हम सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई 0.2 टाइम पीरियड है बेटा। जब इसको सॉल्व किया तो हमने पाया कि f इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो गया। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी हो गई 5 साइकिल्स पर सेकेंड। अब क्योंकि देखो 1/t है तो 1 की तो कोई यूनिट होगी नहीं क्योंकि नंबर है, और टाइम की यूनिट बात करें बेटा तो 1/सेकेंड। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख सकता हूँ बेटा सेकेंड इनवर्स, और इस सेकेंड इनवर्स को क्या बोला जाता है, हर्ट्ज बोला जाता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी आ गई बेटा 5 हर्ट्ज आ गई। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन आया वो क्या है बेटा एफ अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एफ 1/t हम बोल सकते हैं। इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं बेटा तो ऐसा यूनिट जो हमारे पास हो जाएगी वो ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो या तो बोल सकते हो 1/सेकेंड, या बोल सकते हो सेकेंड इनवर्स, या बोल सकते हो इसको बेटा हर्ट्ज। ठीक, जो आपको बोलने का मन करे तो आप बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है तो अपने को उसके अकॉर्डिंग आंसर करना आना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पैरामीटर्स जो अपने पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम उसको लगा है उसको क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड बोला जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब थोड़ा सा एसएचएम के बारे में और बात करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन समझे आगे तो और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आती है बेटा। देखिए ध्यान से कि एसएचएम में अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा तो एसएचएम में क्या होगा, देखिए ध्यान में कि जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या है बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि फिलहाल के लिए मैं इसको मान लेता हूँ बेटा कि ये क्या है हमारे पास में x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास में दोनों क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है। और x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास में x इज इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा प्लस है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू है क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अब जब पार्टिकल कोई भी पार्टिकल इसमें मोशन करेगा तो पार्टिकल जैसे 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 एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से कि एक हमारे पास में रीस्टोरिंग फोर्स होता है जिसके डायरेक्शन जो हमारे पास होगी बेटा वो क्या होगी, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस ऑफ एक्स के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एक्स के। यहाँ पर ये जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ये डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता रहा है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमारे पास होगी वो हमेशा होगी बेटा ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो हमेशा कहां पे होगी, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। पहली चीज, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से रिमूव किया तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक, तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो हमेशा कहां पर होगा बेटा, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। और पार्टिकल का मोशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूं तो पार्टिकल हमारा ट्रेवल कर रहा है बेटा इधर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है ये। ठीक, और क्योंकि हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा
ठीक, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस फोर्स को हम एक और नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोला जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड अपन लिख लेते हैं बेटा कि व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो समझो कि द फोर्स विच acts towards the equilibrium position is called restoring force। या हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। और उसकी वैल्यू अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो बेटा एफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ के एक्स होता है। या सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा, तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा हमारे पास में वो आएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल। ठीक। अब यहाँ से एक चीज और हम बोल सकते हैं बेटा, देखिए ध्यान से कि अगर f इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं माइनस के एक्स, तो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल का मास अगर m लेते हैं बेटा, तो m इंटू ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के एक्स। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या? माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। ठीक, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की आगे बात करूं तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है बेटा? देखना ध्यान से कि यहाँ से a इज इक्वल टू लिखो तो क्या आ जाएगा बेटा? k बाई एम इंटू एक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन अगर हमें देखना है तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन आनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये k बाई एम जो हमारे पास है बेटा, इस k बाई एम को हम एक नया नाम देते हैं। ठीक, इस k बाई एम को हम बोल देते हैं क्या बेटा? यहाँ पर ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या? ओमेगा स्क्वायर हम बोलते हैं, दैट इज k बाई एम। ठीक, तो इसका मतलब है कि ओमेगा अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ k बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से मैं बोल सकता हूँ बेटा कि a इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। या मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है बेटा? देखना ध्यान से कि इस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv बाई dt, और यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, माइनस साइन यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं एक बार के लिए, तो माइनस साइन अपने पास चल रहा है ऐसे। ठीक, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब v को अगेन क्या लिख सकते हैं बेटा? dx बाई dt लिख सकते हैं। तो dx बाई dt जो हमारे पास आया वो उससे क्या हो जाएगा बेटा? d2x बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये फाइनली अपने पास आया बेटा क्या? d2x बाय dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, and this is known as the basic differential equation, basic differential equation of SHM। इसको बोला जाएगा बेटा बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उसी से अपन बाकी सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो ड्यूरिंग द पार्टिकल ऑफ मोशन हर जगह पर उसके पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, अब इस बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की वैसे तो हमारे पास में हमारे सिलेबस में इतना नहीं है कि हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लिखे, बट हाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका हमारे पास है जो कि हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम देखो इसको अपन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक, तो देखिए समझिए, अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको थोड़ा सा अपन उसकी एनालॉजी को समझते हैं, देखना ध्यान से कि क्या क्या चीजें होंगी। कि देखो कि जब x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है
तो इस जगह पर देखें बेटा, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो हमने पढ़ा है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स है। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो x इज इक्वल टू अगर 0 है तो इस पॉइंट पे उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0। इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0। फिर उसके बाद में पार्टिकल चलते चलते कहाँ पहुंच गया बेटा, मान लेते हैं कि ये पोजीशन पार्टिकल की हो और पार्टिकल जा रहा है बेटा इस तरफ, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, अब इस पे बात करें बेटा फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स तो इस पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ही लगेगा, हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लगेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होगी। ठीक, अब क्योंकि देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी उधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मींस कि जो ये एक्सेलरेशन होगा वो उसके लिए एज अ रिटार्डेशन एक्ट करेगा, और रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने का काम करेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल हमारे पास में एक्सट्रीम एंड की तरफ पहुंचेगा, ठीक, जैसे मैं बात करूं ये हमारे पास में एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी हमारे पास में क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, ठीक, तो जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा तो ये पार्टिकल जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जब वो एक्सट्रीम एंड इज इक्वल टू दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस a पर पहुंच गया, अब उसके बाद में नहीं जा रहा है, उसके बाद में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि अब उसके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो उसकी वजह से इस पार्टिकल के पास में इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये पार्टिकल फिर से चलते 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 इधर चलना शुरू करेगा। फिर जैसे 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 x की वैल्यू कम होती जाएगी कम होती जाएगी, तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन भले ही कम हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कम होने के साथ साथ हमारे पास में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने पर उसका एक्सेलरेशन तो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। लेकिन अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि पार्टिकल हमारा रुक जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है, दो कंडीशन अपन लेते हैं कि पहला, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब या तो वो रेस्ट पे है, या उसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब इस पॉइंट पे जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब वो पहुंचा तो उस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पर अब उसके पास में वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो इसका मतलब है कि उसके पास अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन हम जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए है। माइनस साइन अगेन सिर्फ हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज इसका एम्पलीट्यूड तो कितना है, अभी भी ए ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे वो इधर जाएगा तो इधर वेलोसिटी है बेटा इधर की तरफ। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये डायरेक्शन तो अपने पास हो गई वेलोसिटी की, एंड इस पे अगेन जो फोर्स लगना शुरू होगा वो किस तरफ होगा बेटा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर से इस तरफ। अगेन ये इसकी वेलोसिटी को घटाएगा 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 घटाएगा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने का बाद में क्या होगा कि अगेन इस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अभी भी किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में लगता रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो ये पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल है बेटा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ये पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा, और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक, अब इसके थोड़ा सा अपन बेसिक काइनेमेटिक्स क्या कहती है वो समझो, कि जैसे हमने अभी ये देखा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एफ बाई एम इंटू एक्स था। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स था।
इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा था बेटा कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस लिखा था। ठीक, अब इस x को a को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, a को मैं लिख सकता हूं v dv बाय dx। इसको क्या लिख सकते हैं, v dv बाय dx लिख सकते हैं बेटा। और यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे तो हो गया बेटा v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक, अब देखो यहां से कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे हमारे पास में क्या होगा बेटा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो x की वेलोसिटी x चेंज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा कि ओमेगा तो हमारे पास में कांस्टेंट है, तो इसको तो अपन कांस्टेंट छोड़ देते हैं और इसको अपन क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, जो रैंडम अपने पास में वेलोसिटी बेटा x पे मिले। ठीक, तो x के लिए अपन क्या करेंगे कि जब x इज इक्वल टू हमारे पास में प्लस a है, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो जब x की वैल्यू हमारे पास में a होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। और x की वैल्यू जब कोई भी रैंडम पोजीशन हमारे पास है तो उस जगह पे वेलोसिटी मान लेते हैं क्या बेटा, v। तो यहां से अब अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में करूं तो मेरे पास में v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई टू। एंड अपर लिमिट की बात करें तो v हो जाएगी बेटा, एंड लोअर लिमिट क्या हो गई, जीरो हो गई। देन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यहां से क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। और अपर लिमिट हमारे पास में x और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, a हो जाएगी। दैट मीन्स यहां से बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई टू, तो हमने बाहर ले लिया बेटा। और यहां से लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो ये रिलेशन अपने को मिला एक, कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू को मैं जीरो करूंगा, तो x की वैल्यू जीरो करूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि वो कहाँ पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें अपन लिख लेते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एट x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, v हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। और उस v मैक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, a इंटू ओमेगा के बराबर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद में एट x इज इक्वल टू, अगर मैं a की बात करूं बेटा, तो वहां पर हमारे पास में v क्या होगा, मिनिमम होगा। और उस v मिनिमम की वैल्यू की बात करें बेटा, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ तो बेटा, तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने निकाला। तो ये रिलेशन बेसिकली किस किसके बीच में बेटा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से। ठीक, अगेन इस फॉर्मूले से अगर हम आगे मूव करें बेटा, तो इस फॉर्मूले से आगे मूव करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस v को क्या लिखा जा सकता है बेटा, dx बाय dt लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो x वाले टर्म अपने को यहाँ पर दिखिए, यहाँ पे दिख रहे थे, x वाले टर्म को अलग लेकर आ जाओ, ओमेगा t वाले टर्म को एक तरफ लेकर आओ। तो dx बाय अंडर रूट ऑफ हम क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt हमारे पास आ गया। ठीक, अब अगेन देखो बेटा कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास में चेंज होगा वैसे वैसे एक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो कि किसी भी रैंडम टाइम पे टी इज इक्वल टू जीरो पे जब कभी हम देखेंगे, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और टी इज इक्वल टू कोई भी रैंडम पोजीशन पे अगर हम बात करें तो वो अपने पास में अपने को वहां पे मिल जाएगा। ठीक, तो जैसे अगर मैं फिलहाल के लिए इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें तो इसको इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे टाइम चेंज होता जाएगा, या टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करने का अपने पास में क्या तरीका है, देखो समझो
कि अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा किससे, देखिए तो नेक्स्ट अपने पास आता है डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी। ओमेगा बेटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल लेते हैं। एंड अगर हम बात करें बेटा dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग जनरली 11th क्लास में पढ़ते नहीं है, ठीक है। 12th में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वहां पर आप कर सकते हो, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको अभी भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि बेटा अपन क्या करें कि लेट अपन बोल देते हैं बेटा कि x इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ बेटा a साइन थीटा, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू a साइन थीटा अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा मेरे पास हो गया, ठीक। तो इस dx की जगह पे मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, देखना ध्यान से कि dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है। dx की जगह पे मैं ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ, देखना ध्यान से, a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, a साइन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर को बाहर लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट है तो देखना ध्यान से कि a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए हमने बाहर निकाल लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो अगेन अपने को क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। तो ए कॉस थीटा से बेटा ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा जो मिलेगा तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा थीटा प्लस सी के, ठीक, थीटा प्लस सी के लगी। और थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ बेटा कि अगर थीटा निकालूंगा मैं तो ये नीचे चला जाएगा, और थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, देखिए ध्यान से कि इसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा, और dt का वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी, ठीक। उसके साथ में हम एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, दैट इज, ठीक, हमने एक कांस्टेंट जो सी यहाँ हमने यूज किया था तो उस कांस्टेंट को अपने फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या नाम दे दिया बेटा, फाई नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखिए ध्यान से कि इस साइन को मैं अगर उधर लेके जाऊंगा बेटा तो x बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। एंड जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी थी आपको याद हो तो, जैसे कि जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है कि डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास था, इसका जो सॉल्यूशन है वो x की टर्म्स में आएगा बेटा, तो x की टर्म्स में जब उसका सॉल्यूशन आता है तो वो सॉल्यूशन इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ये ए क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। ए के बारे में बात की जाए तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एंड ये जो ओमेगा हमारे पास है बेटा, इसको जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या नाम दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा बेटा कि जैसे फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2π/t हो जाएगी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन में अपन सॉल्व भी करेंगे बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो ये क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी, ठीक। उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है बेटा फाई। फाई, अब ये फाई क्या चीज है समझो, इस फाई का मतलब है बेटा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, अब इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ, इनिशियल फेज का ये मतलब हुआ बेटा कि जब आपने पार्टिकल को देखना स्टार्ट किया, जैसे समझो कि जब पार्टिकल हमारे पास में ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, तो जब आपने उसको देखा
तो सपोज करो आपने इस पोजीशन पे उसको देखा, तो इस पोजीशन पे आपने देखा तो मतलब आपने इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे देखा। जब भी आप ऑब्जर्व करोगे t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया, तो जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया, तब पार्टिकल किस पोजीशन में था, वो पोजीशन क्या करेगी, उसको फेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसको बोला जाता है बेटा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या होगा कि द पोजीशन ऑफ particle at t is equal to 0 एंड ये जो कंप्लीटली ओमेगा टी प्लस फाइव है बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, फेज बोला जाएगा। किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो वो अपन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से देंगे। एंड इसका जो अगर हम बात करें तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा कि दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे वैसे वैसे पोजीशन क्या होती जाएगी, उसकी चेंज होती जाएगी।